मेरी 2 बड़ी दीदी हैं और फिर एक भैया है और मैं सबसे छोटा हूँ। और फिर अभी मेरी बड़ी दीदी भी आई हुई है, तो 2-3 दिनों से उनके साथ मुझे रहने का मौका मिल रहा है, बढ़िया। फिर शुरू की जो मेरी शिक्षा हुई, तो जो शिक्षा थी वो हुई गया में। गया जी का नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने? बच्चों ने सुना है, बड़ों ने तो सुना होगा। बच्चों ने सुना है, किन ने सुना है गया जी का नाम? और फिर बड़ों में तो सभी ने सुना होगा गया जी का नाम, क्योंकि हम सबको एक दिन वहां तो जाना ही है, भिन्न फॉर्म्स में। फिर उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में गया, मिलिट्री स्कूल में। जो भी सीएम साहब के लिए बोला जा रहा था कि सीएम साहब ने मतलब समाज का सहयोग लिया, शिक्षकों का सहयोग लिया, सभी का सहयोग। यू साहब बैठ जाओ, डी साहब बैठ जाओ, क्योंकि ये सवाल 3-4 मिनट का नहीं है। फिर जैसे सीएम साहब के लिए बताया जा रहा था कि उन्होंने समाज का सहयोग लिया, शिक्षकों का सहयोग लिया, तो मिलिट्री स्कूल जब मैं गया तो वहाँ पे ऐसा परिवेश मुझे मिला कि 6वीं से 10वीं तक मेरी पूरी की पूरी शिक्षा जो है पूर्णतः ही निःशुल्क हुई। ठीक है, तो मैं अपने स्वयं की शिक्षा का भार 6वीं क्लास से उठा रहा हूँ और इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है। सबसे पहले तो मेरे माता पिता जी ने मुझे इस योग्य बनाया और उसके साथ में ईश्वर की कृपा है। ठीक है, फिर उसके बाद में स्कूल हो गया, 10वीं हो गया, 11वीं 12वीं उसके बाद मैंने रांची से किया। ठीक है, और फिर उसके साथ साथ में 11वीं 12वीं के साथ साथ में मैंने IIT JEE की भी तैयारी की और फिर 12वीं के बाद में IIT रुड़की में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया। मैं 2008 से 2012 तक फिर मैंने IIT रुड़की में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, जब मैं रुड़की में 3rd ईयर में था उस समय मुझे रशिया और 1-2 देशों में जाके थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला, फिर उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ठीक है, उसके बाद 2012 में मैंने कॉलेज के बाद मैंने DRDO ज्वाइन किया वैज्ञानिक के तौर पे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बात हो रही थी, सीएम साहब ने बताया, उनके साथ में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। और मतलब विद्वान तो वो बहुत ही ज्यादा थे, साथ साथ में बहुत ही ज्यादा सरल व्यक्ति थे। जिस समय हम लोगों ने ज्वाइन किया था 2012 में, उस समय वो राष्ट्रपति भी रह चुके थे और फिर उसके पहले जिस पर्टिकुलर लैब में हम लोगों की पोस्टिंग थी, DRDL हैदराबाद, वहाँ पे मिसाइल्स बनाता है, तो उस पर्टिकुलर लैब के वो हेड भी रह चुके हैं, डायरेक्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद भी इतना कुछ रहने के बाद में भी हम लोगों से, उस समय हम लोग तो बच्चे थे, 21 साल के थे, साइंटिस्ट भी थे, जूनियर मोस्ट साइंटिस्ट थे, फिर भी हम लोग के साथ में इतने बढ़िया से, इतनी सरलता के साथ में मिलते थे कि उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। 2012 से 2016 तक मैं DRDO में वैज्ञानिक के रूप में मैंने काम किया। 2016 में मैंने IPS ज्वाइन किया। ठीक है, और फिर IPS की ट्रेनिंग में था, उसके बाद मैंने फिर से एग्जामिनेशन दिया सिविल सर्विसेज का दूसरी बार, तो 2017 में मेरा IAS हुआ। प्रोबेशन मेरा हुआ है विदिशा में। विदिशा का नाम किन किन ने सुना है बच्चों ने? किन किन बच्चों ने विदिशा का नाम सुना? विदिशा में प्रोबेशन हुआ, उसके बाद में SDMship मेरी शुजालपुर में हुई, फूक्षीधार में हुई, उसके बाद में CO जिला पंचायत सबसे पहले बालाघाट में बना, वहाँ पे लगभग 2 साल रहा और उसके बाद में यहाँ पर। इस पूरे के पूरे संक्षिप्त विवरण से 2-3 चीजें हैं जो कि मैं भी सीखता रहा हूँ और फिर आगे भी सीखूंगा और आप लोगों के लिए भी सीखने के लिए बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही बढ़िया विषय रहेगा, बिल्कुल रहेगा आप लोगों के लिए। एक, जो आप सोचोगे वो होगा। ठीक है, गौतम बुद्धा ने कहा है, इफ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, ईदर वे यू आर। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि यदि आप ये सोच रहे हो कि आप ये काम कर सकते हैं तो भी आप सही हैं, और यदि आप सोच रहे हैं कि ये काम आप नहीं कर सकते हैं तो भी सही है, क्योंकि दोनों में आप अपना रास्ता निकाल लोगे। यदि आप ये सोचते हो कि आप ये काम कर लोगे, यदि आप
परीक्षा में आईआईटी जेई की परीक्षा निकालोगे तो उसके लिए रास्ते ढूंढ लोगे, उसके लिए बढ़िया मेहनत करोगे, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ोगे, थोड़ा सा फोकस होके पढ़ोगे, अपने जीवन के बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको थोड़ा सा हटा के पढ़ोगे। और यदि ये सोच लोगे कि नहीं मैं तो आईआईटी जेई नहीं कर सकता, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत सारी बाधाएं अपने जीवन में लेके आ जाएंगे। अरे हमारे पास में ऐसा सर्कल नहीं है, अरे हमारे पास में इतने सारे स्रोत नहीं है, अरे वो वाला बच्चा तो इतना अच्छा है हमसे पढ़ने में, उसके सामने तो मैं क्या ही करूँ। तो भैया जो आप सोचोगे कुछ भी काम करने के पहले यहाँ पे उसको स्वीकार करना जरूरी है। ये क्या है, क्या है माइंड। ये और ये दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मन और दिमाग दोनों से उस चीज को स्वीकारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि अपने आप ही रास्ते निकल जाएंगे। जब आप दिल्ली से मुंबई जाते हो या फिर मान लीजिए यहाँ से भोपाल जाते हैं, भोपाल कौन कौन गया है? बच्चों में कौन कौन भोपाल गया है? ट्रेन से गए बेटा, बस से गए, गाड़ी से गए? ट्रेन से गए। आप ट्रेन। तो कोई यहाँ से भोपाल ट्रेन से गया, कोई यहाँ से बस से गया, कोई हो सकता है कि छोटे वाहन से गया होगा। क्या ग्वालियर से शुरू होते समय भोपाल आपको दिख रहा था? और भोपाल पहुंचने में कितना समय लगा? 7 घंटे। 7 घंटे मान लेते हैं, किन्हीं को 5 घंटे लगे होंगे, किन्हीं को 7, किन्हीं को 10 घंटे लगे होंगे। तो जो पहला मिनट था उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था कि आप लोगों को भोपाल जाना है। तो फिर उसके बाद में आपने क्या किया? गए, ट्रेन का टिकट लिया होगा या फिर बस का टिकट लिया होगा और उस पर बैठे होंगे, राइट? जहाँ पे आप बैठे आसपास में और भी लोग होंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे। कुछ के साथ यहाँ से भोपाल में भी बीच में झगड़ा हो जाता है, तो फिर वो बस या ट्रेन से उतर तो नहीं जाता, या जो भी उतर जाता है वो भोपाल पहुँच पाता है। ज़्यादा ये होता है कि वो अपने सीट को चेंज कर लेता है, या फिर बस का जो कंडक्टर है उसको बोलता है अरे ये हल्का सा परेशान कर रहे हैं, समझाइए इसको। नहीं तो वो बोलता रहता है और हम अपना शांति से कान में ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन भोपाल जिस समय अपने को पहुंचना था उस समय तो 7 घंटे पहले हमने सोचा, 7 घंटे बाद पहुंचे। तो सोचना और उसके बाद में एक के बाद एक हो सकता था कि मतलब गाड़ी ही पंचर हो जाती, हो सकता था डीजल खराब, मतलब डीजल ही समाप्त हो जाता पूरा, हो सकता था कि ड्राइवर का तबीयत खराब हो जाता। ये सारी चीजें होने के बाद भी तो हम लोग भोपाल तो पहुंच सकते थे। तो भोपाल पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि यदि आपने पहला स्टेप उठा लिया तो कुछ ना कुछ करके आज नहीं तो कल 7 घंटे नहीं तो 14 घंटे नहीं तो 24 घंटे में भोपाल जरूर पहुंचेगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा सफर जो रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को भोपाल का उदाहरण देके बता रहा हूँ। ये जीवन की सारी चीजों के लिए लागू होता है। पढ़ाई आप अभी कर रहे हैं उसके लिए भी नहीं लागू होता है। फिर आज से मतलब मेरी 7-8 साल के बाद में आप अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, उसके लिए उतना ही लागू होगा। फिर उसके बाद में आपका अगला जनरेशन आएगा, उसको क्या शिक्षा देना है, उसको कैसे समझाना बुझाना है। तो ये जो भोपाल वाली कहानी है ना, हमेशा याद रखिए, बस में बैठ गए तो भोपाल पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर रास्ते में समस्याएं भी आएंगी क्योंकि जीवन है, तो समस्याएं तो रहेंगी। स्थिरता कब आएगी बताइए? केवल स्थिरता मृत्यु के बाद आती है, उसके पहले तो पूरी की पूरी एक्टिविटी चलती रहती है, ठीक है। तो जीवन में समस्याएं सभी की हैं और फिर सभी के जीवन में समस्याएं रहेंगी हमेशा, ठीक है। डिपेंड ये करेगा कि आप उन समस्याओं को कैसे सरल तरीके से हैंडल करते हो, अपने आप को कितना ज़्यादा ठंडा रखते हो,
कितना ज़्यादा सरल रखते हो, क्योंकि अपने आप को सरल यदि नहीं रखोगे तो सामने वाले उसे सीख नहीं पाओगे। और जब तक अपने जीवन में स्थिरता नहीं आ जाए तब तक सीखते रहना। और स्थिरता कब आएगी?